नमस्कार स्टूडेंट्स, आज की क्लास में आपका स्वागत है। हम व्यक्तिगत विभिन्नता से संबंधित बालकों का अध्ययन कर रहे हैं। पिछली क्लास में हमने व्यक्तिगत विभिन्नता क्या होती है, इसका अर्थ क्या होता है, इसके प्रकार से संबंधित अध्ययन किया है तथा इसमें शैक्षिक महत्व, इसका मापन का अध्ययन किया था। जो आज का हमारा टॉपिक रहेगा वो विशिष्ट बालक से संबंधित तथा इसके बाद प्रतिभाशाली तथा पिछड़े बालकों से संबंधित आज के हमारे टॉपिक रहेंगे। तो सबसे पहले हम विशिष्ट बालक से संबंधित अध्ययन करेंगे। विशिष्ट बालक क्या होता है, जैसे इसकी परिभाषा के द्वारा अगर हम इसे देखें, क्रिक एवं गालाधर के अनुसार वह बालक जो औसत बालक से मानसिक गुणों में, शारीरिक गुणों में, सामाजिक व्यवहार में, संचार क्षमता में, बहुविकलांगता में विचलित होते हैं, विशिष्ट बालक कहलाते हैं। तो इन्होंने जैसे कोई सामान्य बालक होता है, वो सामान्य बालक के अलावा मानसिक गुण हो, चाहे शारीरिक गुण हो, चाहे सामाजिक व्यवहार हो, आदि में या तो कम हो या फिर ज़्यादा हो, दोनों ही प्रकार के बालकों को हम विशिष्ट बालकों में लेते हैं। इसी प्रकार हेवार्ड एवं ऑर्लेंस्की ने विशिष्ट बालकों के 9 प्रकार बताए हैं। 9 प्रकारों में इसे विभाजित किया है। जैसे इसमें सबसे पहले प्रतिभाशाली बालकों को हम विशिष्ट बालकों में लेते हैं। उसके बाद मानसिक मंदित बालक, जिनको औसत से कम जिनकी मानसिक बुद्धिलब्धि होती है। अधिगम असमर्थ बालक, जो अधिगम करने में असमर्थ होते हैं। व्यवहार रोगग्रस्त बालक, संचार रोगग्रस्त बालक, श्रव्य दोषग्रस्त बालक, शारीरिक विकलांग बालक, दृष्टि दोषग्रस्त बालक, गंभीर एवं बहुविकलांगग्रस्त बालक। इस प्रकार से इन्होंने 9 प्रकार के भागों में विभाजित किया है हेवार्ड एवं ऑर्लेंस्की के द्वारा। इसी प्रकार दूसरे जो मनोवैज्ञानिक हैं, टीवी व लेविस ने विशिष्ट बालकों के 6 प्रकार बताए। 6 प्रकारों में सबसे पहला प्रतिभाशाली बालक, मंदबुद्धि बालक, अधिगम असमर्थ बालक, मानसिक रोग से ग्रस्त बालक, शारीरिक विकलांग बालक, बहुविकलांग बालक। इस प्रकार के जो बच्चे होते हैं वो विशिष्ट बालकों की श्रेणी में आते हैं। अर्थात जिनकी बुद्धिलब्धि 140 या 130 से ऊपर होती है वो प्रतिभाशाली बालक कहलाते हैं, वो भी विशिष्ट बालकों में होंगे। जिनकी बुद्धिलब्धि 90 से कम होती है अर्थात मंद बुद्धि बालक होते हैं, वो भी विशिष्ट बालकों में कहलाएंगे। और तीसरा है जो अधिगम करने में, अर्थात हम कोई भी कार्य अगर किसी भी बालक को सिखा रहे हैं, सिखाने के बाद भी अगर कोई बालक उसे सीख नहीं पा रहा है और उसके व्यवहार में परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो वो क्या है, वो भी विशिष्ट बालक की श्रेणी में आएगा। मानसिक रूप से रोगी बालक को भी हम इस श्रेणी में लेते हैं। और शारीरिक रूप से कोई भी अगर उसमें विकलांगता आती है तो उसके लिए भी हम विशिष्ट बालकों की श्रेणी में उस बालक को लेते हैं। तो इस प्रकार से विशिष्ट बालकों को मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा गया है। अगर ये तो हमारे व्यक्तिगत प्रकार थे जिन्होंने टेली एवं लेविस ने 6 प्रकार से बताए। अगर संपूर्ण रूप से अगर इसे हम देखा जाए तो विशिष्ट बालक को मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा जा सकता है। पहला है शारीरिक रूप से विशिष्ट। शारीरिक रूप से विशिष्ट बालक ऐसा होता है जो अभी मैंने आपको बताया कि वो शारीरिक रूप से विकलांग बालक होता है। जैसे दृष्टि विकलांग बालक, वाक विकलांग बालक। दृष्टि मीन्स देखने से संबंधित, वाक मीन्स बोलने से संबंधित, श्रवण दुर्बल, सुनने से संबंधित, गत्यात्मक अक्षम बालक, गत्यात्मक एक स्थान से दूसरे स्थान पर चलने में असमर्थ बालक शारीरिक रूप से विशिष्ट बालक कहलाते हैं। दूसरे प्रकार का जो विशिष्ट बालक होते हैं वो मानसिक रूप से विशिष्ट बालक होते हैं। इनमें प्रतिभा संपन्न बालक, किसी भी बात को आप उनके सामने एक बार बोलने के बाद तुरंत वो समझ जाते हैं तथा उसका विस्तृत वर्णन कर देते हैं, ऐसे बालक प्रतिभा संपन्न बालक होते हैं। दूसरा सृजनात्मक बालक, क्रिएटिव बालक। इसके बाद मानसिक मंद बालक,
ये सभी मानसिक मस्तिष्क से संबंधित होते हैं। इसके बाद शैक्षिक रूप से विशिष्ट बालक। शैक्षिक रूप से विशिष्ट बालकों में शैक्षिक तीव्र बालक अर्थात शिक्षा के क्षेत्र में अपना विशिष्ट योगदान देने वाले, अच्छी उपलब्धि प्राप्त करने वाले बालक। शैक्षिक रूप से पिछड़े बालक, कई बालक ऐसे होते हैं इनको हम शिक्षा प्राप्त करने के लिए अनेक प्रकार से प्रयास तो करते हैं लेकिन वो शिक्षित नहीं होते हैं, और होते भी हैं तो उनको काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। और इसके बाद सीखने में अयोग्य बालक अर्थात उन्हें अधिगम प्राप्त करने में कठिनाई आती है और अधिगम में वो अक्षम बालक होते हैं। इसके बाद अगला जो कारक है वो है सामाजिक रूप से विशिष्ट। सामाजिक रूप से विशिष्ट बालक। सामाजिक रूप से विशिष्ट बालक ऐसे बालक होते हैं जो कुसमायोजित बालक होते हैं, समस्यात्मक बालक होते हैं, बाल अपराधी प्रकार के होते हैं, विचलित होते हैं, नशे के आदी होते हैं, संवेगों पर नियंत्रण उनका नहीं होता अर्थात संवेगात्मक रूप से विचलित होते हैं। पालक नहीं है बालक। तो इस प्रकार के व्यक्तित्व जो ये गुण पाए जाते हैं वो सभी सामाजिक दृष्टि से पिछड़े बालक होते हैं। देखिए विशिष्ट बालक भी होते हैं वे भी होते हैं जो अपनी मानसिक, शारीरिक, इनके अलावा हम कोई विशिष्ट बालकों को अगर वर्गीकरण करें तो इनके अलावा भी जैसे मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, संवेगों के रूप से अर्थात सामाजिक विशेषताओं में जो हमारे साधारण बालक होते हैं उनसे जो भिन्न बालक होते हैं वो विशिष्ट बालकों की श्रेणी में आते हैं। उनसे अपर मीन्स उससे उच्च होते हैं वो भी विशिष्ट बालकों की श्रेणी में आएंगे, और उनसे निम्न होते हैं वो भी हमारे विशिष्ट बालकों की श्रेणी में आएंगे। जैसे प्रतिभाशाली, मंद बुद्धि, क्षीण बुद्धि, ये सभी विशिष्ट बालकों में आते हैं। उन्हें अपनी अधिकतम क्षमता तक विकसित होने के लिए विद्यालय के वातावरण में सुधार या विशेष शैक्षिक सेवाओं की आवश्यकता होती है, और ऐसे छात्रों की शिक्षा प्राप्त करने के लिए हमारी जो विद्यालय की व्यवस्था है उसमें सुधार करने की आवश्यकता होती है, और जिनको ज़्यादा आवश्यकता है उनको शैक्षिक परिस्थितियों में बदलाव की आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार के जो बालक हैं वो विशिष्ट बालकों की श्रेणी में आते हैं। अब देखिए सबसे पहले अब हम विशिष्ट बालकों की श्रेणी में जो सबसे पहले बताया था प्रतिभाशाली बालक। प्रतिभाशाली बालक कौन होते हैं? प्रतिभाशाली बालक के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो मैं आपको जो भी ये बातें बता रहा हूँ आप कॉपी लेके बैठिए और साथ के साथ उनको नोट करते रहिए, और इस वीडियो को कम से कम 2 से 3 बार देखना, जिससे आप ये कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। और कोई भी अगर इससे संबंधित अगर आपको परेशानी आती है समझने से संबंधित, या किसी आपको वीडियो क्लियर नहीं दिख रही है, या कोई भी किसी भी तरह की कोई परेशानी आती है तो आप कमेंट करके उसमें बताइए। आपकी समस्या का समाधान करने का पूरा प्रयास किया जाएगा। अब देखिए हमारा अगला टॉपिक है प्रतिभाशाली बालक। प्रतिभाशाली बालक कौन होते हैं? मैंने अभी आपको बताया जिन बच्चों की बुद्धि लब्धि 130 से अधिक होती है या 140 से अधिक होती है वो बालक प्रतिभाशाली बालकों की श्रेणी में आते हैं। इनकी परिभाषा को देखें तो टर्मन एवं ऑडेन ने इनसे संबंधित परिभाषा दी है कि भी प्रतिभाशाली बालक का शारीरिक गठन, सामाजिक समायोजन, व्यक्तित्व एवं लक्षण विद्यालय उपलब्धि में सामान्य बालकों से अधिक श्रेष्ठ होते हैं। अभी मैंने बताया कि जो सामान्य बालक हैं उनसे चाहे तो उपलब्धि हो, सामाजिक हो, संवेग हो, नैतिक हो, सभी प्रकार से वो श्रेष्ठ होते हैं और उनसे अच्छा व्यवहार करने के लिए प्रयासरत रहते हैं, और उनको एक बार या बहुत कम समय में ही सीखने की उनमें योग्यता होती है, तो वो प्रतिभाशाली बालक कहलाते हैं। इसके बाद एक स्किनर व हैरीमन के अनुसार इसमें देखिए प्रतिभाशाली शब्द का प्रयोग उन 1% बालकों के लिए किया जाता है जो अधिक बुद्धिमान होते हैं। इन्होंने भी वही परिभाषा दी है। देखिए उन 1% बालकों के लिए किया जाता है जिनके जो अधिक बुद्धिमान होते हैं। लगभग 130 या 140 से बुद्धि लब्धि जिनकी अधिक होती है वो सभी बालक प्रतिभाशाली बालकों की श्रेणी में
आते हैं। अब इसके बाद टर्मन एवं विट्टी के अनुसार, टर्मन एवं विट्टी के अनुसार प्रतिभाशाली बालक वे होते हैं जो शारीरिक विकास, शैक्षिक उपलब्धि, बुद्धि, सामाजिक व्यक्तित्व में श्रेष्ठ होते हैं। इसके बाद कॉलसनिक ने परिभाषा दी है। ये गलत टाइप हो गया है, इसमें प्रतिभाशाली लिखना। प्रतिभाशाली शब्द का प्रयोग जो अपनी आयु के स्तर के बालकों में योग्यता में उत्कृष्ट होते हैं, वो शब्द प्रतिभाशाली इन्होंने माना है। इसके बाद जेम्स ड्रेवर, सामान्य रूप से किसी विशेष क्षेत्र में उच्च बौद्धिक योग्यता रखने वाला बालक प्रतिभाशाली होता है। टॉरेंस के अनुसार प्रतिभाशाली बालक मानव व्यवहार के किसी क्षेत्र में उत्तम निष्पादन करता है जो समाज के लिए महत्वपूर्ण होता है। टॉरेंस ने बोला है कि प्रतिभाशाली बालक मानव व्यवहार के किसी भी क्षेत्र में ऐसा कार्य करता है जो हमारे समाज के लिए, मानव जाति के लिए महत्वपूर्ण होता है। अब देखिए प्रतिभाशाली बालकों की विशेषताएं, अर्थात हम प्रतिभाशाली बालकों को कैसे पहचान सकते हैं। ये जन्मजात होते हैं, ना कि अर्जित। जो इनके गुण होते हैं वो जन्मजात होते हैं। इन बालकों की बुद्धिलब्धि 140 से अधिक होती है। विशाल शब्दकोश पाया जाता है, अर्थात किसी एक बार बताने पर ही ये उस चीज़ को याद कर लेते हैं। सामान्यकरण की योग्यता पाई जाती है। स्कूल पाठ्यक्रम की सभी क्रियाओं में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। बड़ी आयु के बालकों को अपना मित्र बनाने में रुचि रखते हैं। ध्यान को निरंतर अर्थात कार्य को ईमानदारी से करते हैं। अन्वेषण की प्रवृत्ति, अन्वेषण मीन्स खोज, किसी न किसी खोज में ये लगातार लगे रहते हैं। अर्थात अब बैठकर या खाली टाइम पर वो कोई ना कोई अन्वेषण की प्रवृत्ति इनमें पाई जाती है। विषय का ज्ञान, अपनी जो विषय होती है उसका संपूर्ण ज्ञान ये रखते हैं और नई नई चीज़ों को नवीनता प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयासरत रहते हैं। सामान्य अध्ययन में रुचि रखते हैं, अर्थात जो करंट से संबंधित हो रही हैं उनमें रुचि रखते हैं और विवेचन करने की उनमें योग्यता होती है। और जैसे पहले पढ़ा हुआ ज्ञान है और नवीन ज्ञान में उसमें ये विवेचन करने की भी योग्यता रखते हैं। अमूर्त विषयों में रुचि रखते हैं। आत्मसम्मान का उच्च स्तर पाया जाता है। अध्ययन में अद्वितीय सफलता अर्जित करते हैं। सूचना पर प्रक्रमण की उच्च प्रवृत्ति पाई जाती है, अर्थात कोई भी अगर इनको सूचना दी जाती है तो उसका प्रत्युत्तर तुरंत देने की इनमें क्षमता होती है। स्वतंत्र निर्णय की शक्ति होती है। शारीरिक रूप से स्वस्थ होते हैं और स्वतंत्र चिंतन इनमें पाया जाता है। नेतृत्व का गुण पाया जाता है। पर्यावरण परिवर्तन के प्रति संवेदनशीलता भी पाई जाती है। दूसरों के भाव अधिकारों के प्रति संवेदनशील होते हैं। इसके बाद पुनरावृत्ति से जल्दी ऊब जाते हैं और कोई भी बात इनको अगर बार बार सुनाई जाती है और पुनरावृत्ति की जाती है तो उससे बहुत जल्दी ये ऊब जाते हैं। तो ये इनकी विशेषताएं होती हैं। प्रतिभाशाली बालकों की समस्याएं, अर्थात किन किन समस्याओं का इनको सामना करना पड़ता है। सबसे पहले समायोजन में बाधाएं। इनके लिए सबसे ज़्यादा समस्या होती है समायोजन, अर्थात हर जगह पर ये समायोजन नहीं कर पाते हैं। जैसे माता पिता व अध्यापक द्वारा अलग अलग व्यवहार करने के कारण भी एक दूसरे बच्चे अपने आप को अलग समझने लगते हैं। अब इसमें क्या है कि माता पिता के द्वारा या अध्यापक के द्वारा अलग अलग प्रकार का जब व्यवहार किया जाता है तो ये अपने आप को अलग समझने लगते हैं और कई बार
हीन भावना के शिकार हो जाते हैं। मनोवैज्ञानिक समस्याएं, माता पिता व अध्यापकों से मान्यता न मिलने पर विरोध करना सीख जाते हैं और हीन भावना से ग्रस्त हो जाते हैं और कई बार अपने बहुत बड़े बड़े सपने देखते हैं, हवाई किले बनाते हैं और उनको पूरा करने के लिए प्रयासरत रहते हैं और जब वो पूरा नहीं हो पाते हैं तो हीन भावना के शिकार हो जाते हैं। इसके बाद सामाजिक विकास की समस्या से संबंधित होती है, जैसे बुद्धि के अंतर के कारण वयस्कों के साथ अंतःक्रिया नहीं कर पाते। अब मैंने आपको अभी बताया था कि विशेषताओं में ये अपने से बड़ों के साथ मित्रता तो रखना चाहते हैं, लेकिन दूसरा अंतर यह है कि उनकी बुद्धि में और इनकी बुद्धि में काफ़ी अंतर देखने को मिलता है। जब अंतर होने के कारण वयस्कों के साथ ये अपनी अंतःक्रिया करने में असमर्थ हो जाते हैं, जिससे उनको सामाजिक प्रवृत्ति से समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसका बुद्धि का अनुचित उपयोग, इनमें बुद्धि मैंने आपको बताई है अभी कि 140 से 130 से अधिक होती है, तो बुद्धि अच्छी होती है, बहुत अच्छी पकड़ वाली होती है, लेकिन सही निर्देशन न मिलने के कारण और अनुशासनहीनता होने के कारण षड्यंत्र आदि में शामिल हो जाते हैं और उसका अपनी दिशा से दूसरी दिशा में अनुचित दिशा में प्रयोग करने लग जाते हैं, जिसके कारण जो अपने जीवन से संबंधित अपने उपयोगी कार्य होता है उस कार्य को महत्वपूर्ण परिस्थितियों में उपयोग नहीं ले पाते हैं और समाज विरोधी कार्यों में संलग्न रह जाते हैं, जिससे समाज विरोधी कार्य करने लग जाते हैं। अब देखिए, ऐसे बालकों के लिए अगर हम शिक्षा दें तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। प्रतिभाशाली बालकों के लिए शिक्षा, सबसे पहले व्यक्तिगत निर्देशन व शिक्षण कार्य, इसमें पाठ्य सहगामी क्रियाओं का आयोजन करवाया जाना चाहिए, जिसमें हमने विशेषताओं में पढ़ा था कि बालक विद्यालय में अपनी पढ़ाई से अलावा भी जो पाठ्य सहगामी क्रियाएं होती हैं उनमें भी बढ़ चढ़कर ये प्रयोग अपना कार्य करते हैं, जिससे कि पाठ्य सहगामी क्रियाओं का आयोजन करवाया जाना चाहिए और इनका पूर्ण भागीदारी लेनी चाहिए। संवर्धन कार्यक्रमों का आयोजन जैसे वाद विवाद, निबंध, खेल, पर्यटन इत्यादि से संबंधित कार्य कराने चाहिए। विशाल एवं उपयोगी पाठ्यक्रम होना चाहिए तथा विविधता युक्त वो पाठ्यक्रम होना चाहिए। विशेष शिक्षण विधि, योजना, अनुसंधान, प्रयोगात्मक एवं समाजीकृत अभिव्यक्ति विधि का प्रयोग किया जाना चाहिए। सामाजिक व नैतिक मूल्यों से संबंधित शिक्षा देनी चाहिए और पुस्तकालय सुविधा एवं उत्तरदायित्व के कार्य भी करने चाहिए। नेतृत्व का प्रशिक्षण देना चाहिए। योग्य अध्यापक के द्वारा शिक्षण कार्य करवाया जाना चाहिए और डे सेंटर, वर्ग उन्नति, अतिरिक्त उन्नति का भी कार्यक्रम इनके द्वारा करवाया जाना चाहिए। त्वरण कार्यक्रम का मीन्स इनको किसी भी कार्य को करने के लिए अधिक समय नहीं दिया जाना चाहिए तथा तुरंत उस कार्य को करने की उनमें योग्यता होती है। अब देखिए, इसके बाद अगला पॉइंट स्टार्ट होता है हमारा पिछड़े बालक। ये जो मैंने अभी आपको बताए हैं वो प्रतिभाशाली बालक से संबंधित बताएं। इसमें अभी मैंने आपको डे सेंटर के बारे में बताया था। डे सेंटर क्या होता है? छात्रावास। डे सेंटर छात्रावास को कहते हैं। और देखिए, अगला जो टॉपिक स्टार्ट होता है हमारा पिछड़ा बालक। पिछड़े बालक से संबंधित अध्ययन करेंगे। इसमें देखिए, अगर इसके अर्थ को अगर हम समझें तो अर्थ, जो बालक अच्छा या औसत कार्य नहीं कर पाते हैं तथा औसत छात्रों
से पीछे रह जाते हैं पिछड़े बालक कहलाते हैं। कक्षा का जो बालक कक्षा का औसत कार्य नहीं कर पाते हैं वह छात्र अन्य छात्रों से पीछे रह जाते हैं और पिछड़े बालक कहलाते हैं। इसकी परिभाषा को देखें तो सोनेल के अनुसार वे बालक जो अपनी आयु के अन्य सामान्य छात्रों की तुलना में पीछे रह जाते हैं पिछड़े बालक कहलाते हैं। सिरिल बर्ट के अनुसार वे बालक जो विद्यालय जीवन के मध्य में अपने से नीचे की उस कक्षा का कार्य नहीं कर पाते हैं जो सामान्य बच्चे कर लेते हैं, तो वो बालक पिछड़े बालक होते हैं। इन्होंने उन बालकों की जो शिक्षा अंक है वो 85 से नीचे माना है, 85 से नीचे माना है, जिसको निकालने के लिए इन्होंने एक सूत्र का प्रतिपादन किया था। जो सूत्र है शैक्षिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणा 100। तो ये शिक्षा अंक का सूत्र दिया था इन्होंने, जिनके पिछड़ेपन के दो प्रमुख कारण या प्रकार माने थे। पहला तो सामान्य था और दूसरा था विशिष्ट। सामान्य कारक सभी विषयों में कमजोर होते हैं, विशिष्ट कारक विषय विशेष में कमजोर होते हैं, अर्थात सभी विषयों में किसी एक प्रकार की सब्जेक्ट में कमजोर होते हैं और उस सब्जेक्ट में भी किसी एक प्रमुख प्रकरण में कमजोर होने वाले बालक होते हैं विशिष्ट में। लेकिन सामान्य में सभी विषयों में कमजोर होने वाले विद्यार्थी सामान्य होते हैं। अब इनको हम विशेषताओं को देखें कि कैसे हम इनको पहचान सकते हैं। देखिए, इनकी जो बुद्धिलब्धि है वो 80 से 90 होती है। बुद्धिलब्धि 80 से 90 होती है। सीखने की गति धीमी होती है, अर्थात बहुत धीमी गति से सीखते हैं, सामान्य बालकों से कम। सामान्य पाठ्यक्रम से लाभ उठाने में असमर्थ होते हैं। सामान्य बालकों से सामान्य जो पाठ्यक्रम है उससे भी स्वयं अपना अध्ययन नहीं कर पाते हैं। कम मानसिक केंद्रीकरण होता है, निराशावादी प्रवृत्ति वाले होते हैं, सामान्य ज्ञान का अभाव पाया जाता है, असमंजस की स्थिति हमेशा इनमें बनी रहती है, अर्थात अपना निर्णय स्वयं निर्णय लेने की क्षमता इनमें नहीं पाई जाती। सीमित शब्द भंडार होता है, ध्यान विस्तार कमजोर होता है, विस्मृति होती है, अर्थात बार बार भूलने की प्रवृत्ति इनमें पाई जाती है, सृजनात्मकता का अभाव पाया जाता है और अपनी समस्या का समाधान स्वयं करने में असमर्थ होते हैं। अब देखिए, पिछड़े बालकों की जो समस्याएं होती हैं, कौन कौन सी समस्याओं का इनको सामना करना पड़ता है। पिछड़े बालकों की समस्याएं, संवेगात्मक समस्या। संवेगात्मक समस्या में अपने संवेगों पर नियंत्रण करने वाले नहीं होते और ये हीन भाव के शिकार होते हैं, निराशा के शिकार होते हैं तथा किसी भी परिस्थिति में एक समान रहने वाले नहीं होते, अस्थिर रहने वाले होते हैं, बार बार अपने संवेगों को बदलते रहते हैं। इसके बाद सामाजिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है, बहुत कम मित्र वाले होते हैं, सदाचारी अपराधी बन जाते हैं तथा समाज विरोधी कार्य करने वाले होते हैं। मानसिक समस्या, कक्षा में उपलब्धि स्तर कमज़ोर होता है और बुद्धिलब्धि भी उनकी कमज़ोर होती है। बुद्धिलब्धि इनकी 80 से 90 होती है, लेकिन बर्ट ने मैंने अभी आपको बताया है 85 से कम बुद्धिलब्धि इनकी मानी है। इसके बाद शैक्षिक समस्याएं, नीचे की कक्षा का कार्य नहीं कर पाना, सामान्य पाठ्यक्रम व सामान्य शिक्षण विधियों में कठिनाई के चलते विद्यालय के समायोजन में भी इनको प्रॉब्लम आती है और जो सहायक कार्यक्रम होते हैं, पाठ्य सहगामी क्रियाएं होती हैं, उनमें भी अपना सही प्रकार से योगदान नहीं दे पाते हैं। अब ऐसे बालकों का क्या कारण होता है? पिछड़ेपन के कारण। पिछड़ेपन के कारण
देखिए, सबसे पहला शारीरिक दोष या रोग। शारीरिक दोष या रोग जैसे क्षीण स्वास्थ्य, दृष्टि, श्रवण, वागदोष, सिर दर्द, तपेदिक बीमारी आदि रोगों से ग्रसित होते हैं, जिनके कारण उनकी जो सामान्य विकास है, सामान्य विकास प्रभावित होता है और वो पिछड़ेपन के शिकार हो जाते हैं। परिवार का प्रभाव, कई बार परिवार का ऐसा प्रभाव होता है कि निर्धनता के चलते या आकार संयुक्त परिवार होता है बहुत बड़ा, जिनमें भेदभाव पाया जाता है, या फिर माता पिता की अशिक्षा, झगड़े परिवार में या आस पड़ोस में उनके वातावरण में होने वाले झगड़े, माता पिता का दृष्टिकोण, पक्षपात व्यवहार इत्यादि के कारण भी बालक का मानसिक स्वास्थ्य प्रभावित होता है और पिछड़ेपन का शिकार होता है। समाज का प्रभाव मीन्स पड़ोसियों का जैसा व्यवहार होता है उससे भी उसके मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है। विद्यालय का वातावरण, जिसमें दोषपूर्ण समय सारणी, अध्यापकों की योग्यता, दोषपूर्ण पाठ्यक्रम, शिक्षण विधियों का आयोजन, इनके द्वारा भी उसके मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है और पिछड़ेपन के शिकार बालक हो जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि गलत दिशा का शैक्षिक निर्देशन भी बालक को पिछड़ेपन के लिए उत्तरदायी होता है तथा अत्यधिक कठोर वातावरण भी पिछड़ेपन का मुख्य कारण होता है। अब इसको दूर करने के लिए हम कौन सी शिक्षा का प्रयोग करते हैं, अर्थात पिछड़ेपन के लिए बच्चों के लिए शिक्षा। इसमें दैनिक जीवन से जोड़ते हुए घटनाओं को या फिर अपने आसपास के वातावरण से संबंधित वातावरण को सम्मिलित करते हुए अध्ययन कार्य कराना चाहिए। सहानुभूतिपूर्व एवं स्नेहपूर्ण व्यवहार रखना चाहिए, चाहे तो विद्यालय में हो बालक या फिर परिवार में हो, समाज में हो, उसे प्रताड़ित नहीं करना चाहिए। शैक्षिक एवं व्यावसायिक निर्देशन उसे प्रदान करना चाहिए। मूर्त वस्तुओं का प्रयोग किया जाना चाहिए। ऐसे बालकों के लिए मूर्त वस्तुओं का प्रयोग किया जाना चाहिए, जैसे मॉडल है या फिर कोई भी अगर कार्य करा रहे हैं उसे क्षेत्रीय भ्रमण पर ले जाकर उसे मूर्त क्रियाएं दिखाकर उसे शिक्षा दी जानी चाहिए। विशिष्ट विद्यालयों में शिक्षण, इनके लिए अलग से विद्यालय खोले जाने चाहिए और उनकी व्यक्तिगत ध्यान को रखकर विशेष अध्यापक, श्रव्य दृश्य आदि साधनों का प्रयोग शिक्षण कार्य कराते समय करना चाहिए। सरल व रुचिपूर्ण पाठ्यक्रम बनाना चाहिए, जिससे दैनिक केंद्रित शिक्षा होनी चाहिए, धीमी गति से सिखाने वाली शिक्षा होनी चाहिए। इसके बाद सरल एवं शिक्षण विधि। शिक्षण विधियों का जो पालन है वो सरलता से करना चाहिए और सरल शिक्षण विधियों के माध्यम से बालकों को शिक्षित करना चाहिए, जैसे क्षेत्रीय शैक्षिक पर्यटन, खेल का प्रयोग, मॉडल का प्रयोग, उनके द्वारा बालकों को शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। तो आज हमने विशिष्ट बालक, प्रतिभाशाली बालक तथा पिछड़े बालक का से संबंधित अध्ययन किया है। इनको आप दोबारा से देखना और अपनी नोटबुक पर नोट करना, जिससे आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो सके। अगर इससे संबंधित आपको कोई भी समस्या आती है तो आप कमेंट करके बताना। अगले अध्याय के साथ हम फिर से उपस्थित होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।